वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने करना है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की बुक की एक्सरसाइज 4.5 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 18 तक आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहे शो डैट द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर स्क्वायर। ये हम लोग का सेट ऑफ बेसिस हमें गिवन है और हम लोगों ने बताना है कि आर स्क्वायर के लिए सॉरी सेट ऑफ वेक्टर गिवन है, ये हमारे पास बेसिस गिवन करती है आर स्क्वायर के लिए। ठीक हो गया। तो बेसिस सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको क्या करना है लिख के देना है। अगर लीनियर और इसमें अगर हम आप लोगों ने मेरे लास्ट एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक्सरसाइज 4.4 और 4.3, उसके अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा हुआ है कि किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखना होता है। जैसे C1 टाइम इसको लिख लेंगे प्लस C2 टाइम दूसरे वेक्टर को लिख लेंगे इज इक्वल टू हम लोगों ने 0 0 लिखना होता है। इस सिस्टम को अगर सोल्व करने से C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास 0 0 आ जाती है। ठीक हो गया। एक तो ये मेथड होता था 0 0 आ जाते तो लीनियरली डिपेंडेंट कह जाते, इंडिपेंडेंट कह देते थे। अगर नॉन ज़ीरो आती थी तो हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट कह देते थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक और मेथड भी है इसको चेक करने का, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अगर ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है ना, तो फिर हमारे पास इसकी बेसिस भी क्या करेंगे, एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये डिपेंडेंट बन जाएगा तो ये इसकी बेसिस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सबसे पहले तो बहुत आसान तरीका है जो इसके अंदर यूज़ हम करने जा रहे हैं लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। सबसे पहले ये सिस्टम गिवन है, इस सिस्टम का हम लोगों ने क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक हो गया। एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको किस तरह देंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना उनको पकड़ना है। पहले तो बात इस सिस्टम बना लेते हैं। ये देखिए 2C1 इस C को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, C2 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये बन जाएगा 2C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू B1। ठीक हो गया। हम कह देते हैं कि 0 0 कोई और बिटरेरी नंबर B1 और B2 है जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे के इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, C1 प्लस C2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 0 टाइम C2 इज इक्वल टू आ जाएगा B2। अब इनके जो C1 और C2 के जो अननोन के कोफिशिएंट बचते हैं ना, इनका हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको ए का नाम दे देना है। इसका हम लोगों ने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाता है, ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो, जैसे इसको डिटर्मिनेंट लेना आता है आप लोगों को, इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले इसको 2 0 से 0 हो जाएगा, 3 बंदा क्या आ जाएगा 3, सेंटर में माइनस का साइन तो -3 आ गया। सो द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्यों होता है, जिनके इक्वल के दूसरी साइड पे 0 0 नहीं होता, कोई B1 B2 या 1 2 3 इस तरह से कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने काउंटर से एग्जाम्पल लिख के बताया। सो द नॉन होमोजीनियस सिस्टम इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ B1 है B2। कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि इसका सोल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आपके पास C1 या C2 की कोई ना कोई क्या आ रही होगी, वैल्यू आ रही होगी। देयर फॉर द वेक्टर्स 2 1 और 3 0, ये जो मेरे सेट के अंदर गिवन है, फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द स्पैन आर स्क्वायर सो डैट दे फॉर्म आ बेसिस फॉर आर स्क्वायर। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये बेसिस भी फॉर्म करेंगी और ये स्पैन भी करेंगी उस स्पेस को जिसमें से हम ले रहे हैं। तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, सबसे पहले गिवन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन से उसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अगर आपके पास नॉन जीरो आ जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब बेसिस फॉर्म करते हैं, स्पैन भी करते हैं। ठीक हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है शो डैट द फॉलोइंग सेट फॉर्म द बेसिस फॉर द आर क्यूब। ठीक है क्या, इसके अंदर हमारे पास R3 के अंदर स्पेस दिए, मतलब X Y और Z के फॉर्म में 3 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तीनों को हम लोगों ने क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेना है। C1 टाइम दिस, C2 टाइम दिस, C3 टाइम दिस, सेंटर में प्लस का साइन इक्वल टू B1 B2 B3 कोई और बिटरेरी 3 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम बना के हमने इसको बताना है। अब हम लोगों ने इससे सिस्टम बनाना है कैसे, 3C1 2C2 3C1, मतलब पहले एलिमेंट ले लें इज इक्वल टू B1 के कंपेयर कर देना है, फिर सेकंड वाला एलिमेंट लेना है, फिर थर्ड वाला, और इसी तरह 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तीनों के C1 C2 C3 के हम लोगों ने कोफिशिएंट लिखने हैं और इनका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने बाय एक्सपेंशन इसके अंदर फाइंड किया, बिकॉज ये 3/3 का मैट्रिक्स था। सबसे पहले अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो इसकी ये वाली कॉलम और ये वाली रो को अगर हम लोग स्किप कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये वाली फॉर्म बचेगी। ठीक है, तो ये 8 5 का क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, -6 4 का क्या आ जाएगा 24। फिर उसके बाद सेकंड वाले नंबर से या सेकंड कॉलम से जब एक्सपेंड करते हैं तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाता है, -2 आ जाएगा। और अब देखें इस वाले और इस वाले कॉलम और रो को नहीं करना, अब ये हमारे पास टोटल ये वाली 4 एंट्री बटेंगी। तो 8 1 8 हो जाएगा, 4 4 क्या आ जाएगा 16। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं लेना तो इसके लिए आप लोग मेरे चैप्टर नंबर जाके प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 2 की, स्पेशली चैप्टर नंबर 2 के, उसके अंदर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना बहुत अच्छे से सीखा और डिफरेंट वेज से सीखा हुआ है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट कॉलम से जब एक्सपेंड करना है तो इसके ये वाला कॉलम और ये वाली रो जिसमें वो वैल्यू ले रही होते हैं ना, उस वैल्यू के रो और कॉलम दोनों छोड़ के बाकी हमारे पास ये 4 नंबर बचेंगे। 6 1 दा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 5 दा क्या आ जाएगा 20, सेंटर में माइनस ऑलरेडी होता है और ये माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये याद रखना है डिटर्मिनेंट लेते हुए एरोस को आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये सपोज करें 4 एंट्रीज लिखी हुई तो पहले इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है और फिर इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करें। ये एरो ये आप लोगों ने हमेशा सीक्वेंस सही रखना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से आपने सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ गया 26। तो अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये स्पैन भी बढ़ेगा आर क्यूब का और उसके लिए बेसिस भी फॉर्म करेगा। तो ये बात होपफुली कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई हो। बाकी वीडियो पॉज करके आप लोग ये चीज़ें क्या कर लिया करें, नोट भी कर लिया करें साथ साथ। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हो और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है मेरा बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूसरों से शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है, अच्छी लगती हैं। तो मज़ीद अगर कोई क्यूरी वगैरह भी हो, कोई क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डिस्कस भी करना हो तो आप मज़ीद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से फ़ायदा क्या होता है, आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है और हेल्प करना क्या होता है, सदका जारी होता है। इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करें तो वो कहता है शो एट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फॉर्म बेसिस फॉर P2। अब P2 के अंदर हम एक स्पेस दे दी है, पॉलिनोमियल्स की स्पेस है। जैसे ही P नज़र आए पॉलिनोमियल गिवन होंगे तो हमारे पास ये 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है। P2 का मतलब डिग्री 2 की है। ठीक हो गया, देख रहे हैं मैक्सिमम डिग्री 2 जा रही है। तो इसको हम लोग चेक करना है कि ये हमारे पास बेसिस फॉर्म करती है P2 के लिए या नहीं। तो सब वही इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, C1 टाइम दिस आ जाएगा, C2 टाइम दिस आ जाएगा, C3 टाइम तीसरी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस करवा ले वेरिएबल। ठीक हो गया, जैसे A0 प्लस A1x प्लस A2x, या आप लोग B भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग B1 कह दें। ठीक हो गया, B2 कह दें। ठीक हो गया, और इसको हम लोग क्या कह देंगे B3 कह देंगे। मतलब जितनी पोलिनोमियल हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं टोटल, एक एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल होगा, एक्स वाला होगा, एक सिंपल कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, तो तीनों के हम लोगों ने एक को B1 कह दिया। ठीक है, और एक के लिए B2 यूज़ कर लिया और एक के लिए B3 यूज़ कर लिया, सेंटर में प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल के इस साइड पे कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिए हैं। ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। इससे हम लोगों ने सिस्टम बनाना है, क्या आ जाएगा, पहली एंट्रीज को हम लोगों ने पकड़ना है, C1x², C2x², C3। ये हमारे पास है, इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं है तो उसके साथ हम लोगों ने 0 लिख दिया। ठीक हो गया, हम लोगों ने सिर्फ ऑप्शन लेने होते हैं C1 C2 और ये आ जाएगा C3 वाली टर्म, तीसरी वाली 0 इज इक्वल टू B1 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको लेना है सेकंड वाली सिंपल एक्स वाली एंट्रीज को लेना है। सिंपल एक्स वाली एंट्रीज के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती है तो C1 पहला 0 हो जाएगा। इसमें एक्स वाली एंट्रीज में भी नहीं है तो ये भी 0। इसमें एक्स वाली एंट्री है वो है 2 तो 2 C3 इज इक्वल टू B2 आ जाएगा। थर्ड हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर C1 आ जाएगा, ये -C2 आ जाएगा और ये भी -3 इज इक्वल टू B3 आ जाएगा। सिस्टम जैसे ही बन गया, इन C1 C2 C3 के कोएफिशिएंट्स को पकड़ना है। हम लोगों ने इसका क्या फाइंड कर देना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है तो इसका मतलब कि हमारे पास सिस्टम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये फॉर्म करेगा बेसिस फॉर द P2 और स्पैन भी करेगा P2 को। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है शोड एट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 में शोड एट द फॉलोइंग मैट्रिसेस फॉर्म है बेसिस फॉर M22। ठीक है, मैट्रिसेस है 2/2 का मैट्रिक्स है, उसको हम लोगों ने लिया हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने अब चेक करना है कि ये हमारे पास बेसिस फॉर्म करती है या नहीं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले गिवन मैट्रिसेस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। C1 टाइम पहला मैट्रिक्स, C2 टाइम दूसरा मैट्रिक्स, C3 टाइम थर्ड, C4 टाइम फोर्थ वाला, और इस तरह कोई ना कोई 4 अननोन लेने आर्बिट्रेरी। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बना लेंगे, सिस्टम बना लेंगे। सिस्टम बनाना भी मैंने सिखाया। इसकी फर्स्ट एंट्री को C1 से मल्टीप्लाई करें, इसकी फर्स्ट एंट्री को C2 से, इसकी फर्स्ट एंट्री को C3 से, इसकी फर्स्ट एंट्री को C4 से। मतलब पहली एंट्री से इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरी वाली एंट्री से, फिर तीसरी वाली, फिर फोर्थ वाली, और इसी तरह हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी। उसके बाद C1 C2 C3 4 के हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स पकड़ लेना है। कोएफिशिएंट को लिखने के बाद हम लोगों ने इनका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास अगर नॉन जीरो आ जाता है, नॉन जीरो अगर आता है तो फिर हम लोगों ने कहना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन करते हैं M22 का और फॉर्म करते हैं बेसिस। तो अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेने का कंसेप्ट नहीं आता तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को डिफरेंट मेथड से क्या किया है, फाइंड करना सीखा हुआ है, एरो मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से। ठीक हो गया, मज़ीद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 थे वो सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रहे थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके अंदर ईच पार्ट शो डैट द वेक्टर इज़ नॉट अ बेसिस फॉर आर क्यूब। तो हम लोगों ने शो करना है कि इसके लिए बेसिस नहीं है। तो बेसिस अगर नहीं फॉर्म कर रही होगी इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया। 3 हमें वेक्टर का सेट गिवन है। इन सेट के वेक्टर्स को हम लोगों ने सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेना है। जैसे C1 टाइम आप लिख लेना 2 -3 और 1। ठीक हो गया। प्लस क्या आ जाएगा C2 टाइम आपके पास आ जाएगा 4 1 और 1। इसी तरह प्लस आ जाएगा C3 टाइम तीसरा वेक्टर हमारे पास है 0 -7 और 1। और इक्वल के दूसरी साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, कोई इसी तरह के कोई और आर्बिट्रेरी नंबर लेट कर लेना है। ठीक है। तो सपोज करो B1 B2 और इस तरह से B3। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इनसे क्या बनाना है, सिस्टम बनाना है। सिस्टम कैसे बनेगा, पहली एंट्री को ये 2C1 मतलब पहली एंट्री 2 आ जाएगी, सेकेंड हमारे पास 4, थर्ड वाली 0। फिर हम लोगों ने सेकेंड वाली पकड़ी -3 1 और -7, फिर 1 1 और 1। इसी तरह मैंने बना लिया। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मैंने एक्सपेंशन से स्टार्ट किया। एक्सपेंशन से हम लोग जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारे पास 0 बन जाता है। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो वो लीनियर डिपेंडेंट बन जाएंगे। और हम लोगों ने कहना है कि डोंट फॉर्म द बेसिस फॉर आर स्क्वायर। ये इसकी रीज़न है। ठीक हो गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं, सेम पैटर्न पे जाएंगे। वो कहता है शो डैट द पोलिनोमियल नोट फॉर्म द बेसिस। नोट फॉर्म द बेसिस का मतलब वहीं अभी हम लोगों ने रिपीट किया है। सिस्टम बनाने के बाद अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास बेसिस को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो पोलिनोमियल्स गिवन थी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लगाने हैं। C1 P1 C2 P2 P1 P2 P3 का मतलब ये पहली पोलिनोमियल, दूसरी पोलिनोमियल, थर्ड वाली पोलिनोमियल, जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाए थे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इनके कोएफिशिएंट्स पकड़ने हैं। जैसे पहले मैं कॉन्स्टेंट वाले लेते हो, 1 है इसका 1 और 1। फिर मैं x वालों को कंपेयर करती हूँ। -3 है इसके अंदर 1 है, इसके अंदर x वाले का कोएफिशिएंट -7 है। फिर x स्क्वायर वालों को कंपेयर करो, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर x स्क्वायर वाला नहीं था तो उसकी जगह 0। इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 0। तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है और ये हमारे पास क्या करेगा, बेसिस को फॉर्म नहीं करेगा P2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो क्या कहता है, लेट वी बी द स्पेस स्पैन्ड बाय द V1 cos स्क्वायर x और V2 हमारे पास साइन स्क्वायर है। दो वेक्टर्स हमें गिवन है और V3 हमारे पास है cos 2x। जो हम लोगों ने करना है कि जो V1 V2 V3 तीन वेक्टर्स का जो सेट है वो ये इज़ नॉट अ बेसिस फॉर द V स्पेस के लिए बेसिस फॉर्म नहीं करती। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको V1 V2 V3 के जगह cos स्क्वायर x माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। V1 V2 का में से माइनस करते हुए हम लोगों ने इसके V3 के इक्वल लिख दिया। अच्छा जी, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ बेसिस फॉर V। अच्छा, बेसिस फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी, ये थोड़ा ये प्लस होना चाहिए था हमारे पास, कोस स्क्वायर x और हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 के इक्वल आ जाता था। तो ये हमारे पास सॉरी ये थोड़ा सा देयर इट इज़ नॉट अ बेसिस फॉर लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी मज़ीद अगर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी क्वेरी या कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बेहतर यही होता है अगर किसी चीज़ को आपने समझ लिया है ना तो उसके बाद उसको फौरी तौर पर उसको प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस के बगैर आपको कोई चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो सकती। और मेरे बेटा दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा दूसरों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने सदका जारी होता है। मे भी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी समझ आती है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन अभी फ़िलहाल कर लेते हैं 11 और 12 को डिस्कस। इसके अंदर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर W रिलेटिव टू द बेसिस। अच्छा जी, हमारे पास ऐसे एक स्पेस गिवन है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स गिवन है, तो ये वेक्टर गिवन है U1 और U2, ये इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हम लोगों ने W के फॉर आर स्क्वायर। U1 और U2 का और हमारे W का तीन किस्म के वेक्टर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, एक U1 का, U2 का और एक W का। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करें, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, ये C1 टाइम U1 आ जाएगा, C2 टाइम U2 आ जाएगा, इज इक्वल टू W लिख देंगे जो कि 1 1 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें ये तीनों चीज़ें क्या हैं, गिवन है। ये आप लोगों को खुद से पॉज नहीं करनी है। ठीक है, इससे हम लोगों ने सिस्टम बनाया। सिस्टम से क्या बनेगा, 2C1 + 3C2 इज इक्वल टू 1 -4C1
8C2 इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन बन गई। इनको लोगों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, इसको रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपके पास C1 की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है और C2 की भी। अगर C1 और C2 की इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाती है तो यही जो दो वैल्यूज़ होंगी यही आप लोगों को W के लिए कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगी। तो ये W के लिए जो वेक्टर कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो एक हमारे पास 5/28 है और एक 3/14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के अंदर भी सेम यही चीज़ है कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है फॉर द वेक्टर v रिलेटेड टू द बेसिस। ये हम लोग v1 v2 v3 की रिस्पेक्ट से, और हमारे क्वेश्चन के अंदर v1 v2 v3 इन सब की वैल्यूज़ और v की वैल्यू भी जिसके लिए हम लोगों ने फाइंड करनी है ना कोऑर्डिनेट्स, वो भी वैल्यू हम लोगों को गिवन होगी। इन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, C1 टाइम v1 C2 टाइम v2 C3 टाइम v3 इज इक्वल टू वी के अंदर 2 -1 और 3 है। इससे हम लोगों ने सिस्टम बनाना है, 3 इक्वेशन बनेंगी। तीनों इक्वेशन से अगर हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए ना, ये थे कि लास्ट वाली इक्वेशन से अगर 3 इस साइड पे ले आए डिवाइड करें तो C3 की वैल्यू डायरेक्ट ही मिल गई, 1 आ गई। अब इस C3 की वैल्यू को हम इक्वेशन इनको नाम दे दें, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 से हमने वैल्यू निकाली, उसको इक्वेशन 2 में C3 की जगह पुट कर दिया और हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोगों के पास C1 की वैल्यू है। तीनों की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 -2 3 -2 और 1, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो वीज़ के लिए जो हम लोगों ने क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो इसी तरह 15 16 17 और 18 के अंदर सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 से 11 से लेकर 14 तक रिपीट हो रहा है, सेम बाकी क्वेश्चन के लिए भी रिपीट हो रहा है। रही बात क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करके उसके अंदर मैं आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दूँगी, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा।